पर बड़ी कवरेज जारी है। हमारे तमाम संवाददाता हर जिले में मौजूद हैं और हर अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं। शुभम हमारे साथ बने हुए हैं गोवा से, रागिनी हमारे साथ बनी हुई है बरेली से। स्टूडियो में हमारे साथ निपुण जी भी मौजूद हैं जो राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ हैं। निपुण जी, अगर हम बात कर लें उत्तर प्रदेश की, हम बात कर लें उत्तराखंड की और हम बात कर लें गोवा की, इस वक्त जिन 3 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं वहां पर तीनों में ही बीजेपी की सरकार है। ऐसे में अगर हम गोवा की बात कर लें तो ये माना जा रहा है कि देखिए, ये आपसे जानना चाहेंगे कि क्या आपको लगता है कि यहां पर गोवा में बीजेपी जीत की जो हैट्रिक है वो लगा पाएगी, क्योंकि इस बार माना जा रहा है कि बीजेपी के लिए राह आसान नहीं है गोवा में। चुनाव के समय कई फैक्टर काम करते हैं और मैं अभी सुबह जब मोदी जी की कानपुर रैली चल रही थी तो उसमें भाषण देते हुए उन्होंने गोवा का भी जिक्र किया और गोवा का जिक्र करते हुए उन्होंने ममता बनर्जी का जिक्र किया और ख़ास तौर से आज का जिक्र करते हुए कि आज जो वोट डल रहा है उसको लेकर जिक्र किया। कहा कि ममता बनर्जी ने बयान दिया है कि वो हिंदुओं के वोट को बांटने आई हैं। तो होता यह है कि जब चुनाव के दौरान इस प्रकार के अगर मैसेज दिए जाते हैं जनता के बीच में तो उसका एकदम तुरंत रिएक्शन देखने को मिलता है, यानी कि जो एक मन बनाया हुआ होता है जनता के द्वारा उसको तत्काल परिवर्तन करने का प्रयास किया जाता है। तो ये तो मैं आज के दिन की बात कर रहा था कि आज भी इस प्रकार के नेताओं के जो स्टेटमेंट आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं मतदाताओं का जो मत व्यवहार है उसको कहीं ना कहीं चेंज करने का कार्य कर रहे होंगे, परिवर्तन करने का कार्य कर रहे होंगे। और रही बात कि गोवा में दोबारा भी सरकार आएगी या नहीं आएगी, देखिए ये तो कहना बड़ा मुश्किल सा हो जाता है, लेकिन ये बात ज़रूर है, हम कहीं भी देखें, हम उत्तर प्रदेश के अंदर भी देखें तो यहाँ भी कांटे की टक्कर तो दिखाई दे रही है कि सपा लगातार, भाई सपा और भाजपा के बीच में टक्कर है, तो ऐसी गोवा में भी लगातार इस प्रकार का है। लेकिन मुझे लगता है कि जिस प्रकार के कार्य गोवा को लेकर, गोवा के कल्चर को लेकर, गोवा के कार्यों को लेकर, और आज भी आप देखें तो बड़े बड़े जो नेता गोवा के रहे हैं भाजपा के, उनका प्रभाव आज भी गोवा की राजनीति के ऊपर देखने को मिलता है। तो ये कहना कि दोबारा नहीं आ पाएगी ये तो बड़ा मुश्किल होगा, पर ये जरूर है कि संघर्ष है और इस बार आसान नहीं होगा। आपको याद होगा 2017 में कोई भी दल ऐसा नहीं था जिसने स्पष्ट तौर पर बहुमत हासिल की हो, लेकिन बीजेपी ने आप देखिए कि संख्या बल को जुटा लिया था और सरकार बना ली थी। इस बार कांग्रेस पूरी तरह से तैयार नजर आ रही है। आप देखिए कि कांग्रेस ने पहले ही सोचा हुआ है कि अगर ऐसी स्थिति बनती है कि पूर्ण बहुमत नहीं मिलती है तो साम दाम दंड भेद जो तरीका समझ आए, लेकिन सरकार बनाने के पूरे मूड में यहां कांग्रेस नजर आ रही है। नहीं, देखिए कांग्रेस का जो मनोबल, गोवा की हम बात कर लेते हैं या पंजाब के बारे में बात करें या अगर यूपी के बारे में बात करें, यूपी में कांग्रेस कहीं है नहीं, थोड़ा बहुत हम दिख रहा है तो कहाँ पर आपका गोवा के अंदर दिख रही है या पंजाब के अंदर तो खैर काफ़ी अच्छे से काम कर रही है। लेकिन गोवा में कहना है कि कांग्रेस में भी मुझे लगता है एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर जो है उत्तराखंड में, उसकी वजह से थोड़ा आश्वासन वहां पर भी नजर आ रहा है। हाँ, थोड़ा बहुत आ रहा है, लेकिन मैं फिर भी कहूँगा कि पंजाब में तो नो डाउट कि अच्छी खासी फाइट कर रही है, अच्छी खासी लड़ाई लड़ रही है और दोबारा फिर पावर में आने की उसकी संभावना है क्योंकि सामने आप पार्टी है मेनली। लेकिन हम देखते हैं गोवा के अंदर बात करें कि कांग्रेस तैयार है तो ऐसा नहीं कि भाजपा तैयार नहीं होगी, कोई भी पार्टी। तो अगर एक पूरा अलायंस गवर्नमेंट भी बनती है, यानी कि एक पूरा गठबंधन सरकार भी बनती है, तो दोनों ही पार्टी गठजोड़ कर और जैसे आपने कहा शाम दाम दंड भेद, तो ये तो भाजपा वाले भी कम नहीं है, तो मिलकर सब लोग काम करेंगे और कौन हिट मार जाए उसको देखा जाएगा। लेकिन मुझे लगता है कि गोवा में भी काफ़ी अच्छी संभावना बीजेपी की बनती है। बिल्कुल, हमारे साथ हमारे संवाददाता शुभम पांडे भी जुड़े हुए हैं। एक तरफ राजनीतिक विश्लेषक से हम समझ रहे हैं कि क्या समीकरण बन रहे हैं गोवा में, तो दूसरी तरफ हमारे संवाददाता जो ग्राउंड जीरो से हमारे साथ बने हुए, जो आंखों देखी देख रहे हैं कि आखिर स्थिति क्या है, मतदाताओं का रुझान किस तरफ है, उनका रुख करेंगे। शुभम, यहां बातचीत कर रहे हैं स्टूडियो में कि 2017 में क्या नतीजे थे। आपको याद होगा कि कांग्रेस ने 17 सीटें जीती थी, लेकिन एक भी पार्टी ऐसी नहीं थी जिसे स्पष्ट बहुमत मिला हो, सरकार बीजेपी बनाकर ले गई थी। यहां पर मतदाताओं से आप बात कर रहे हैं, क्या लगता है क्या मुद्दे उनके ऐसे हैं जिनको सोचकर जहन में रखकर वो वोट कर रहे हैं? क्या लगता है कि एक तरफा जीत किसी एक दल को मिल पाएगी, बीजेपी हैट्रिक लगा पाएगी, या फिर इस बार फिर से हम वही देखेंगे कि कोई भी एक स्पष्ट बहुमत किसी दल को नहीं मिल रहा है और उसके बाद फिर वही स्थिति? जी बिल्कुल, देखिए अगर 2017 की बात करें तो कांग्रेस को सबसे ज्यादा सीट मिली थी, लेकिन सरकार जो है अंत में बीजेपी ने अपनी बना ली थी, कई सारे विधायकों को अपने पाले में कर लिया था और सरकार बना ली थी। लेकिन इस बार मुकाबला त्रिमुखी है क्योंकि कई सारी पॉलिटिकल पार्टियां इस बार गोवा में अपने जो है
अपनी किस्मत आजमाने उतरी हैं। जैसे आम आदमी पार्टी हो, तृणमूल कांग्रेस पार्टी, टीएमसी ममता बनर्जी की पार्टी हो, और कई सारे ऐसे जो नेता हैं जो बीजेपी में थे, कांग्रेस में थे, वो निकलकर जो है निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो रिजल्ट आएंगे वो किसी को जो है, अगर एक सिंगल लार्जेस्ट पार्टी को अगर वोट मिल जाएंगे तो ठीक है, उनकी उस पार्टी की सरकार बन जाएगी। अगर नहीं मिली तो जो विपक्ष के दल हैं उनकी कोशिश ये होगी कि बीजेपी को किसी तरह से गोवा में रोकना है, चाहे वो गठबंधन मिला के सरकार बना ले। लेकिन जिस तरीके से मतदाताओं का जो रुझान यहाँ पर आप देख सकते हैं कि विकास का मुद्दा सबसे ज्यादा, गोवा का विकास, टूरिज्म प्लेसेस को बढ़ावा देना, ये जो सबसे ज्यादा जहन में लोगों के है कि उसी को ध्यान में रखते हुए जो मतदाता है वो अलग अलग बूथ सेंटर पे पहुंच रहे हैं, वोट डालने, अपने मत जो अपना उनका मत है उसका प्रयोग कर रहे हैं। हम लोगों से भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे, आखिर वो जब वोट डालने हैं, ये बताइए कि आज वोट डालने जा रहे हैं, किन किन चीजों को ध्यान में रख के आज मतदान करने जा रहे हैं? हम तो विकास के बारे में, विकास के बारे में जी, 5 साल में सरकार ने किस तरह से काम किया उसको भी ध्यान में रखेंगे। क्या है सर, अच्छा किया है कि नहीं किया, ऐसा है सर। अच्छा, ये दोनों जी जी बिल्कुल। आप बताइए कि गोवा में किस तरीके से आप वोट डालने जा रहे हैं, चूंकि आप महिला हैं, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर हमेशा सवाल किया जाता है, किन किन चीजों को ध्यान में रख के आप वोट डालने जा रही हैं? विकास है जो सुबह से घर से बाहर निकल रहे हैं, जब भी उनको समय मिल रहा है तो वोट डालने के लिए बूथ सेंटर पे पहुंच रहे हैं। एक ही लोगों के जहन में है कि विकास किसी तरह से गोवा का होना चाहिए, इस प्रदेश का होना चाहिए। गोवा जो टूरिज्म हब कहा जाता है पूरे देश का, इंडिया का, उसका विकास किस तरह से होता है। लेकिन जो मौजूदा सरकार है वो कोरोना काल में किस तरह से काम देखिए शुभम, ना सिर्फ टूरिस्ट हब है बल्कि अगर गोवा की बात कर ले और यूथ की बात कर ले तो फेवरेट टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी है गोवा। चलिए आएंगे आपके पास। फिलहाल देखिए, गोवा विधानसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी भी इस बार चुनावी ताल ठोक रही है। गोवा की कुल 40 सीटों पर आम आदमी पार्टी ने अपने उम्मीदवार उतारे हैं। गोवा की राजधानी पणजी सीट से आम आदमी पार्टी ने वाल्मीकि नायक को टिकट दिया है। इस दौरान वाल्मीकि नायक से हमारे संवाददाता शुभम पांडे ने खास बातचीत की। गोवा के चुनावी रण में इस बार आम आदमी पार्टी भी ताल ठोक रही है। इस वक्त हमारे साथ गोवा की राजधानी पणजी की सीट से आम आदमी पार्टी की उम्मीदवार वाल्मीकि नायक जी इस वक्त मौजूद हैं। वाल्मीकि जी, आज फैसले का दिन है। आज मतदाता जो हैं चुनेंगे कि 5 साल कौन सा व्यक्ति, कौन सी पार्टी जो है इस राज्य में राज करेगी। आपकी पार्टी दिल्ली रोल मॉडल को लेकर गोवा में आई है। आपको लगता है कि भरोसा जो है जो गोवा की जनता आम आदमी पार्टी पे जताएगी, क्योंकि कई सालों से यहाँ पर बीजेपी कांग्रेस में ही लड़ाई देखने को मिली, आम आदमी पार्टी इस बार आई है, टीएमसी आई है, तो आम आदमी पार्टी कैसे देखती है? आपको लगता है कि गोवा की जनता पहली बार आपके ऊपर भरोसा जताएगी, आपकी पार्टी के ऊपर? एक्चुअली इस बार भरोसा जताएगी, क्योंकि ये हमारी पहली बार नहीं है। 2017 में हमने बहुत बड़े स्तर पर ये इलेक्शन लड़ा था, तभी भी आपने देखा रिजल्ट पे कि लोगों को भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं चाहिए थी। उनके सामने 2 ऑप्शंस थे, कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी। 2017 में क्या हो कि तब हम लोग नई पार्टी थी, तो लोगों ने सोचा कि इनको थोड़ा काम करने देते, तो उन्होंने कांग्रेस को सबसे ज़्यादा सीट दिए। लेकिन हमने देखा कि पिछले 5 साल गोवा के लोगों को फिर से बीजेपी का गवर्नमेंट भुगतना पड़ा, क्योंकि कांग्रेस ने अपने सब एमएलएज जैसे बाकी देश में किया है, यहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी को बेच दिए। अब आया 2022 का इलेक्शन, स्थिति एग्जैक्टली सेम है। इस बार भी बीजेपी की सरकार किसी को नहीं चाहिए। इस बार भी सामने पर्याय है कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी। पिछले 5 साल में आम आदमी पार्टी ने दिल्ली मॉडल भी एस्टैब्लिश किया। हमारा गवर्नेंस मॉडल, अरविंद केजरीवाल मॉडल जो है, वो भी उसकी पूरी चर्चा देश भी नहीं पूरी दुनिया में हो रही है, गोवा के लोगों को भी पता है। और पिछले 5 साल में आम आदमी पार्टी ने गोवा में बहुत काम किया। जैसे हम लोग ने यहाँ पे अपना संगठन अच्छा किया। गोवा के सब जो इश्यूज़ है, वी वर द डी फैक्टो अपोजिशन। यहाँ पे कांग्रेस सब बाकी सब सोए हुए थे, आम आदमी पार्टी लोगों के लिए, लोगों का आवाज़ बुलंद कर रही थी। और सबसे ज़्यादा जब कोविड हुआ तब बीजेपी के कोई कार्यकर्ता नहीं दिखे, बीजेपी की सरकार नहीं दिखी, कांग्रेस के कोई वर्कर नहीं दिखे, सिर्फ आम आदमी पार्टी के वॉलंटियर घर घर जाके रेशन बांटा, ऑक्सीमीटर बांटा, लोगों की बहुत मदद की। तो आज इन सब कारणों की वजह से मुझे पूरा विश्वास है गोवा में आम आदमी पार्टी का सरकार बहुमत से बनने वाला है। और ये थे हमारे साथ वाल्मीकि नायक जी, जो आम आदमी पार्टी के पणजी सीट से उम्मीदवार हैं, जिनका साफ तौर पे कहना है कि इस बार गोवा की जो जनता है वो इनके सर पर ही ताज सताएगी। और
आम आदमी पार्टी कई सारे प्रदेशों में जाकर चुनाव लड़ रही है, दिल्ली रोल मॉडल को सामने रख रही है। इस वजह से इन्हें भरोसा है कि जो 40 की 40 सीटें हैं वहां पर आम आदमी पार्टी को जो है जीत मिल सकती है। उनके जो उम्मीदवार हैं वो विधायक चुनकर आ सकते हैं। अब देखना होगा कि 10 मार्च को जब नतीजे आएंगे और आज जो मतदान हो रहा है, जो गोवा की जनता जनार्दन है वो किसके सर पर जो है गोवा का ताज सजाएगी और गोवा का मुख्यमंत्री किस पार्टी को होगा, ये तो आने वाला 10 मार्च ही बता पाएगा। कैमरामैन बबलू राउत के साथ शुभम पांडे, न्यूज इंडिया, गोवा। बिल्कुल, तो 10 मार्च का इंतजार सभी राजनीतिक पार्टियां कर रही हैं, सोच रही हैं कि ये जो एग्जाम है इलेक्शन का, इसमें हर पार्टी जो है वो पास होना चाह रही है। अभी सीधा चलते हैं झांसी, जहां पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव संबोधित कर रहे हैं। हमारी पार्टी का मैनिफेस्टो पढ़ लिया कि नहीं पढ़ लिया? बताओ, ये शामिल किया कि नहीं किया हमने? इसलिए ये नौजवान बीटी टीटी वाले हैं, पिछले कितने वर्षों से इंतजार कर रहे थे कि इन्हें नौकरी मिल जाएगी। और मुझे खुशी है इस बात का कि समाजवादी पार्टी के वचन पत्र का आप आभार प्रकट करने आए हो। न केवल आप, बल्कि चाहे वो हमारे शिक्षा मित्र हों, रोजगार सेवक हों, चाहे 69,000 वाले हों, या और इसी तरह के जितनी भी नौकरियां भारतीय जनता पार्टी ने उलझाई या परीक्षा रद्द की या क्वेश्चन पेपर लीक किया, समाजवादी सरकार आएगी, इन सब का समाधान करने का काम हम लोग करेंगे। न केवल समाधान करेंगे, बल्कि 11 लाख सरकारी पद खाली हैं सरकारी नौकरियों के, उन 11 लाख पदों को भरने का काम भी समाजवादी सरकार में होगा। इधर बीजेपी वाले बहुत घबराए हुए हैं, इधर बहुत घबराए हुए हैं बीजेपी के लोग। वो अपना चेहरा आईने में नहीं देख रहे हैं, वो दूसरों को कह रहे हैं कि 12 बजे उठते हैं। ये दूसरों के लिए प्रचार कर रहे हैं कि समाजवादी लोग 12 बजे उठते हैं। ये नौजवान सही कह रहा है। जब से बुंदेलखंड के लोगों ने फैसला लिया है कि इतिहास रचेंगे, बीजेपी वालों को नींद नहीं आ रही है। और 12 बजे न बजे, इनके चेहरे देख लो, इनके चेहरों पे 12 बज गए कि नहीं बज गए। और रहे बचे जब वोट डालोगे, इनके 12 बजा देना। इधर बीजेपी वाले बहुत घर घर जाके प्रचार कर रहे थे, सुना होगा आपने। घर घर जाके प्रचार कर रहे थे, डोर टू डोर कैंपेन कर रहे थे। बताओ, डोर टू डोर कैंपेन कर रहे थे, लेकिन जब से माताओं बहनों ने लाल लाल सिलेंडर इन्हें दिखा दिए, गैस के सिलेंडर खाली दिखा दिए, इनका डोर टू डोर कैंपेन बंद हो गया। अब कैंपेन नहीं हो पा रहा। और ये बीजेपी वाले लोग याद कर लेना, इन्होंने कहा था कि हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज पे चलेगा। याद है कि नहीं याद है? और डीजल पेट्रोल महंगा कर करके गरीबों को मजबूर कर दिया है गाड़ी न चलाएं। और अब इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, सीधा रुख करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। गोवा में 3 बजे तक 60.18% मतदान हुआ है। उत्तराखंड की बात कर लें तो यहां 3 बजे तक 49.24% मतदान हुआ। उत्तर प्रदेश में 52% मतदान हो चुका है। तो 3 राज्य हैं जहां पर चुनाव हो रहे हैं आज। उत्तराखंड और गोवा की बात कर लें तो एक एक चरण में यहां चुनाव है। उत्तर प्रदेश में आज दूसरे चरण का चुनाव है। 55 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं, जिनमें से 38 सीटें ऐसी हैं जो पिछली बार बीजेपी के खाते में गई थी। 15 सीटें समाजवादी पार्टी को मिली थी। 2 सीटों पर कांग्रेस को संतुष्ट होना पड़ा, लेकिन बीएसपी का यहां खाता नहीं खुल पाया था। तो ये वोट शेयर है। गोवा में 3 बजे तक 60.18% मतदान
मतदान हो चुका है। और अगर बात उत्तराखंड की कर ले तो यहाँ 49.24% मतदान हो चुका है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश में भी 52% मतदान 3 बजे तक हो चुका है। ये 3 बजे तक का वोट शेयर है जो आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर इस वक्त देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश में आज दूसरे चरण का चुनाव है और ये चुनाव जो है ये एक बार फिर से डिसाइड करेगा कि क्या बीजेपी जो लगातार 300 पार का नारा दे रही है, क्या वो वादा पूरा होगा। हमारे साथ बरेली से हमारी संवाददाता रागिनी बनी हुई है। रागिनी, बरेली में तमाम बड़े चेहरे हैं। आपको याद होगा पूर्व मंत्री संतोष गंगवार भी वहां से आते हैं, हर बड़ा चेहरा। लेकिन बरेली के वो कौन से मुद्दे हैं? एक तरफ एक गाना भी है कि बरेली में झुमका गिरा, लेकिन यहाँ की जो जनता है क्या वो यहाँ पर सरकार बनाने के लिए उठा पाएगी वोट शेयर? जी बिल्कुल, हमारे जो स्थानीय संवाददाता हैं वो हमारे साथ ही हैं और हम उनसे बात करेंगे कि यहाँ पे जो स्थानीय जनता है वो किसकी सरकार बनाना चाहती है और किस तरह की डिमांड वो रख रही है। मैम, इस बार मैंने जो अपने मत का प्रयोग किया है वह इन चीज़ों को देखते हुए किया है कि विकास होना चाहिए, लेकिन विकास की परिभाषा यहाँ पर सभी जितने भी प्रत्याशी हैं अपने अपने ढंग से बता रहे हैं। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरे मन में जो विकास की जो परिभाषा आती है वो इस तरीके से आती है कि सबसे पहले हमारे देश से या हमारे राज्य से जितना भी ये गैर कानूनी काम है, जैसे कि रिश्वत हो गई या ज़मीनखोरी हो गई, आप एक तरीके से कह सकते हैं गुंडागर्दी जितनी भी है, भ्रष्टाचार जितना भी है, ये खत्म होगा तभी ना हम विकास कर पाएंगे। अगर हम विकास के मुद्दों की बात करते हैं, रोजगार की बात करते हैं, लेकिन कुछ सत्ता पार्टी ऐसी भी आ जाती हैं सरकार में चुनकर हमारे द्वारा कि वो क्या करते हैं, रोजगार को घेर लेते हैं, परिवार में दे देते हैं। कोई भी सरकारी काम होता है परिवार को दे देते हैं, कोई भी ऊंचा पद होता है परिवार में दे देते हैं, कोई भी ऐसी चीज़ें होती हैं, टेंडर होते हैं, परिवार में दे देते हैं। जब सारी चीज़ें परिवार में चलती रहेंगी तो आम जनता का विकास कहाँ से होगा? परिवार में दे देते हैं, अधिकारी चेक करने वाले रिश्तेदार, देने वाले रिश्तेदार, तो विकास कहाँ से होगा? इसलिए सबसे पहले भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए। भ्रष्टाचार खत्म होगा उसके बाद विकास पनप पाएगा। यहाँ की जो जनता है, जो बरेली की जनता है या यूपी की जनता कह ले, हम ये पूछना चाहेंगे कि किस तरह की सरकार वो बनते हुए देखना चाहती है, क्योंकि 2017 में बीजेपी की सरकार थी और अब जब लड़ाई आमने सामने की है तो किस तरह की सरकार वो देखना चाह रहे हैं? क्या बीजेपी की सरकार में कोई कार्य नहीं हुआ है? देखिए, हमने उत्तर प्रदेश के अंदर सपा की सरकार भी देखी है। सपा की सरकार को हम लोगों ने इसलिए नकार दिया क्योंकि हमारे पैमानों पे वो खरा नहीं उतर पाई और हमारे जो मुद्दे थे वो वहीं के वहीं धरे रह गए। हमारे साथ एक स्टूडेंट भी मौजूद हैं, तो हम उनसे ही पूछते हैं कि वो अपना मुद्दा क्या लेकर आए हैं। जी, मेरे लिए जो मेन मुद्दे हैं वो है देश की सुरक्षा और वुमेन का जो सिक्योरिटी है। तो मैंने इसी के बेस पे वोट दिया है पहली बार और मुझे आज पता लगा है कि मेरे वोट की क्या ताकत है और मैं किस तरीके से अपने देश के लिए कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ। अभी तक क्या महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सरकार ने कोई भी काम नहीं किया? जी, किया तो था लेकिन उस हद तक नहीं किया जो इस गवर्नमेंट ने किया है, मैं मानता हूँ, क्योंकि चारों तरफ आप किसी से भी पूछ सकते हैं तो उनका ओपिनियन यही रहेगा कि इस गवर्नमेंट में वुमेन की सुरक्षा बहुत बेस्ट थी, जो पिछली गवर्नमेंट में नहीं रही। हमारे साथ अभी एक महिला भी मौजूद है, तो आइए हम उन्हीं से जानते हैं कि महिलाओं की सुरक्षा को लेकर उनका क्या कहना है। महिलाओं की सुरक्षा के लिए तो काफ़ी काम हुए हैं और टोल फ्री नंबर्स भी जो दिए गए थे और क्या कहते हैं, गाड़ी तो चली रही है 112 नंबर और ये सब, तो और नंबर्स भी हैं 1090 और 1092 जो महिलाओं के लिए कहा गया है, जैसे फ़ोन इमरजेंसी में कॉल करने के लिए। आप रात में घर से बाहर निकलती हैं? हाँ जी, बिल्कुल। आपको लगता है कि डर लग रहा है या फिर वो आप सुरक्षित नहीं हैं? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, बिल्कुल मतलब सुरक्षित माहौल लगता है। यहाँ पर भी आप वोट डालने आई, महिलाओं को सुरक्षा को लेकर क्या पुख्ता इंतजाम है? हाँ, पुख्ता इंतजाम है और क्या कहते हैं, पिंक बूथ भी बना हुआ है यहाँ पर। जनता जनार्दन होती है, ये बात मैंने पहले भी कहा था और आप देख सकते हैं कि एक स्टूडेंट
जिसको अपनी वोट की ताकत पता है, जो इस बेस पे कह रहा है कि आज मैंने पहला वोट दिया और मुझे पता है कि मेरी वोट की ताकत क्या है, उस बेस पे उसने वोट दिया है। और कुछ लोग और भी मौजूद हैं, आइए हम उनसे जानते हैं कि उनका क्या मुद्दा है। हम वापस लौटेंगे, आपका रुख करेंगे, जानेंगे कि वहां का मतदाता आखिर क्या सोचता है। लेकिन इस वक्त हाथरस में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कह रहे हैं, सुनाते हैं आपको। का काम किया जा रहा है। भाइयों बहनों, बिना भेदभाव के जब विकास होता है, वही विकास सबका साथ और सबके विकास का होता है। जब विकास चेहरा देख करके किया जाता है तो तब ऐसे ही अराजकता होती है जैसे 12 से 17 के बीच में देखने को मिला था। भाइयों बहनों, पहले होता क्या था, हर तीसरे दिन दंगा, महीनों महीनों तक कर्फ्यू लगा रहता था। आज कर्फ्यू लगता है क्या? आज दंगा होता है क्या? सभी दंगाइयों को मालूम है दंगा करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, मालूम है ना। क्योंकि आज तो दंगा नहीं, आज कर्फ्यू नहीं, आज तो कांवड़ यात्रा निकलती है, शानदार कांवड़ यात्रा। आज व्यापारियों पर, किसानों पर, सामान्य नागरिकों पर कोई गमबाजी नहीं कर सकता, क्योंकि अब तो कांवड़ यात्री हर हर बम बम का नारा लगा करके चलता है, शानदार तरीके से भगवान शिव का भजन करते हुए जाता है। शिव के भजन में लीन है। 1 मार्च को शिवरात्रि है भी, भाइयों बहनों। लेकिन अब प्रदेश में दंगा और कर्फ्यू नहीं लगता है, क्योंकि दंगाइयों को मालूम है कि सरकार एक हाथ में विकास की छड़ी लेकर के चलती है और कोई दंगा फसाद करेगा, माफियागिरी करेगा तो दूसरे हाथ में बुलडोजर का लीवर लेकर के भी सरकार चलती है। ये दोनों साथ चलते हैं और जब दोनों साथ चलते हैं, दोनों का समन्वय उत्तर प्रदेश को देश की नंबर 1 की अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित कर रहा है। उत्तर प्रदेश नंबर 1 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? उत्तर प्रदेश का विकास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? उत्तर प्रदेश के नौजवानों को रोजगार मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? पहले नौकरी निकलती थी तो भाइयों बहनों, नौकरी हाथरस के नौजवानों को नहीं मिलती थी कि कोई खानदान पूरी नौकरी को अपने इर्द गिर्द कैद कर देता था। चाचा भतीजा वसूली के लिए निकल पड़ते थे और बाकी प्रदेश टकटकी लगा करके देखता रह जाता था। आज तो भाइयों बहनों कोई तो हाथरस से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे। सबसे अहम चीज है कि माफियाओं का राज हटाना है और सबसे ज्यादा यहां पर निशाना जो है वो विपक्ष पर साधा जा रहा है। लगातार हम देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की जीत को लेकर आश्वस्त नजर आ रही है। आजम खान सीतापुर जेल में हैं, लेकिन उनका परिवार पूरी ताकत से रामपुर सदर और स्वार विधानसभा में मोर्चा संभाला हुआ है। आजम खान की बहू और उनके बेटे अदीब आजम की पत्नी सदरा आदम से खास बातचीत की हमारे संवाददाता शेखर त्रिवेदी ने। हमारे साथ इस समय सदरा आजम जी हैं, जो आबिद आजम जी की वाइफ हैं, आजम खान साहब की बहू हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि इस बार तो आप लोगों पर दोहरी जिम्मेदारी थी, आजम साहब का भी चुनाव है और अब्दुल्ला साहब का भी चुनाव है। हाँ, जिम्मेदारी तो है बेशक, क्योंकि फ़िलहाल आजम खान साहब नहीं हैं, लेकिन उम्मीद अच्छी है और जो हालात दिख रहे हैं अभी उम्मीद अच्छी है कि इंशाल्लाह जीत होगी ज़रूर। स्वार से भी अब्दुल्ला की और रामपुर से बब्बा की भी, और 5 सीट इंशाल्लाह समाजवादी की निकलेगी। ये भी हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो कैंपेन थी इस बार की, वो कितनी मुश्किलों भरी थी, किस तरीके से आप लोगों ने सारी स्ट्रेटेजी बनाई? मुश्किल तो बहुत थी, क्योंकि आजम खान साहब नहीं थे, लेकिन आवाम साथ थी तो इतनी मुश्किल नहीं रही। एक चीज़ और जानना चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश का जो चुनाव होता है उसमें वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर के बहुत सारी बातें कही जाती हैं। कोई लड़की हूँ लड़ सकती हूँ के नारे के साथ आता है, तो कोई हिजाब और बाकी चीज़ों को लेकर के आता है। ऐसे में आपकी तरफ से मैसेज क्या है? देखिए, हर पार्टी का राइट है एक मुद्दा, एक
कुछ ना कुछ एक मुद्दा उठाने का, या समाजवादी पार्टी का हमेशा ये रहा एजुकेशन को आगे करने का, और समाजवादी पार्टी की जब सरकार आई तो जाहिर सी बात है एजुकेशन को आगे करा। जैसे पिछली सरकार में अखिलेश यादव जी ने बच्चियों को लैपटॉप दिए और बहुत सी चीज़ें हुई, और वो सब एजुकेशन बेस्ड था। एक चीज़ मैं आखिर में आपसे और जानना चाहूँगा कि चुनाव का मौसम है, ये तो निकल जाएगा, कोई पार्टी जीत जाएगी, कोई सरकार बना लेगा, लेकिन मुस्लिम कम्युनिटी की जो महिलाएं हैं, बच्चियां हैं, उनको ख़ास तौर से शिक्षा की ज़रूरत रहती है। ये सच्चर कमेटी की भी रिपोर्ट में आया। तो ऐसे में आप खुद एक प्रोग्रेसिव मुस्लिम लीडर की बहू हैं, आप क्या कहेंगी? डेफिनेटली एजुकेशन को इस बार भी आगे रखा जाएगा। जो मेन कंसर्न होगा वो एजुकेशन ही होगा, और समाजवादी ने हमेशा एजुकेशन को आगे रखा है और इस बार भी आगे रखा जाएगा। सदर आजम जी हमारे साथ थी, उन्होंने बताया कि एजुकेशन खासतौर से मुस्लिम लड़कियों की वो बड़ी ज़रूरी होगी, और समाजवादी पार्टी सरकार इसको पहले भी देख चुकी है और आगे भी इसको ख्याल करेगी। सुंदरम के साथ शेखर त्रिवेदी, न्यूज़ इंडिया, रामपुर। तो रामपुर से शेखर आनंद की रिपोर्ट आपने देखी। न्यूज़ इंडिया पर लगातार चुनाव से जुड़ी हर अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं।